हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ शशि। यह है चित्रकला के मूलाधार व सौंदर्य का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। संतुलन का निकटतम संबंध होता है। तो संतुलन का निकटतम संबंध होता है किससे? संतुलन का निकटतम संबंध किससे होता है? देख लीजिए, भार से, क्षेत्र से, आयतन से, अंतराल से। तो किससे होता है संतुलन? तराजू आपने देखा, आप तराजू देखे होंगे, तराजू देखे होंगे तो उसमें संतुलन जो है कम बेसी उसी से होता है। ठीक है, तो तराजू तौलते हैं ना, तो तौलते हैं, क्या तौला जाता है? तो जो भार होता है उसी को तौलते हैं। ठीक है, तो संतुलन का निकटतम संबंध किससे है? भार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेखी परिप्रेक्ष्य के प्रकार होते हैं। तो रेखी परिप्रेक्ष्य के प्रकार होते हैं। तो रेखी परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। रेखी परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रेखी परिप्रेक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से? एक बिंदु परिप्रेक्ष्य, 2 बिंदु परिप्रेक्ष्य तथा 3 बिंदु परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक बिंदु परिप्रेक्ष्य, 2 बिंदु परिप्रेक्ष्य, 3 बिंदु परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो दोपहर में इंद्रधनुष जो है नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो दोपहर में इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑलिव रंग किन 2 रंगों के मिलने से बनता है? तो ऑलिव रंग जो है, ऑलिव रंग किन 2 रंगों के मिलने से बनता है? तो हरा और बैगनी। ठीक है, हरा और बैगनी के मिलने से ऑलिव रंग बनता है, ध्यान रखिएगा। हरा और बैगनी रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ऑलिव रंग बनता है, जो कि तृतीयक रंग होता है। ठीक है, और हरा और बैगनी यह द्वितीयक रंग है। तो द्वितीयक रंगों को मिलाने पर जो है तृतीयक रंग बनते हैं। तो हरा और बैगनी को मिलाने पर ऑलिव जो है यह तृतीयक रंग बनेगा। ठीक है, पीले प्रकाश में बैगन का रंग क्या होगा? तो पीले प्रकाश में बैगन का रंग क्या होगा? तो काला होगा। ठीक है, पीले प्रकाश में बैगन का रंग क्या होगा? वो काला रंग दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चित्र में पीले के साथ बैगनी रंग के प्रयोग की रंग योजना क्या कही जाएगी? तो चित्र में या किसी भी चित्र में पीले रंग के साथ बैगनी रंग के प्रयोग की रंग योजना क्या कही जाएगी? तो यह कही जाएगी पूरक वर्ण योजना। ठीक है, तो पीले रंग की जो है, पीला तो विरोधी रंग होता है, पूरक मतलब विरोधी रंग। ठीक है, पूरक वर्ण योजना मतलब विरोधी रंग। तो पीले का जो है विरोधी रंग क्या है? तो बैगनी रंग। ठीक है, पीले का जो है, पीले का विरोधी रंग कौन सा होता है? बैगनी रंग। ठीक है, तो इस रंग योजना को अगर किसी चित्र में उपयोग किया जाता है तो उसे पूरक वर्ण योजना कहेंगे अथवा विरोधी रंग योजना कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जलरंग की वास्तु शैली का प्रचार किस प्रदेश से हुआ? तो जलरंग की वास्तु शैली का प्रचार किस प्रदेश से हुआ? तो जलरंग की वास्तु शैली का संबंध मतलब बंगाल शैली से है। ठीक है, वास्तु शैली का संबंध किससे है? तो बंगाल शैली से। जब भी पूछा जाए वास्तु शैली का प्रचार किस प्रदेश से शुरू हुआ या किस प्रदेश में जो है इसकी उन्नति हुई, तो बंगाल। ठीक है, तो वास्तु शैली जब भी आए तो वास्तु शैली बंगाल शैली। ठीक है, तो इसका संबंध कहाँ से है? बंगाल से। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जलरंग की वास्तु शैली का प्रचार किस प्रदेश से हुआ? तो बंगाल शैली से हुआ। ग्लेज क्रिया, अगला प्रश्न है, ग्लेज क्रिया का निकटतम संबंध किस माध्यम से है? तो ग्लेज क्रिया का निकटतम संबंध किस माध्यम से है? तो ग्लेज लगाने की जो तकनीक होती है, जो ग्लेज लगाते हैं तो किस में लगाते हैं? तेल रंग में लगाया जाता है। ठीक है, ग्लेज जो है तेल रंग में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्लेज क्रिया का निकटतम संबंध किस माध्यम से है? तो ग्लेज तेल रंग में लगाया जाता है। ठीक है, तो तेल रंग, ध्यान रखिएगा। तेल रंगों को लकड़ी के जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाए जाते हैं उसका सही नाम क्या है? ठीक है, तो तेल रंगों को लकड़ी के जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाए जाते हैं, तो मतलब वो पैलेट जो है, लकड़ी का जो पैलेट होता है, ठीक है, तो अंडाकार वही होता है ना। तो अंडाकार ये देखिए इस तरीके का, ठीक है, इसी तरीके का ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा वो रहता है।
तो इस तरीके का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तैल रंगों को लकड़ी के जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाए जाते हैं उसका सही नाम क्या है, तो उसका सही नाम है पैलेट। देखिए ये स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, PALETTE, ठीक है, पैलेट। इसको क्या बोलेंगे, पैलेट, ठीक है, इसको पैलेट बोलेंगे, पैलेट, PALETTE, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो तैल रंगों को लकड़ी के जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाए जाते हैं उसका सही नाम क्या है, तो उसका नाम पैलेट, PALETTE, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। आंख में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या है। आंख में जो तंतु होते हैं वो रंग का अनुभव करते हैं तो उसका नाम क्या है, तो रोड्स तथा कोन्स, ठीक है, रोड्स तथा कोन्स, ऑप्शन बी, रोड्स तथा कोन्स, ये दो तत्व हैं। आंख में जो तंतु होते हैं वह रंग का अनुभव करते हैं तो उसका नाम क्या है। आंख में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम होता है रोड्स तथा कोन्स, ठीक है, रोड्स तथा कोन्स, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, किसी चौकोर मीनार को सबसे अधिक ऊंचाई के एक कोने से देखने पर परिप्रेक्ष्य के अदृश्य बिंदु होंगे। किसी चौकोर मीनार को उससे अधिक ऊंचाई के एक कोने से देखने पर परिप्रेक्ष्य के कितने अदृश्य बिंदु होंगे, तो कितने अदृश्य बिंदु होंगे, 3 अदृश्य बिंदु होंगे, ठीक है, 3 अदृश्य बिंदु होंगे। किसी चौकोर मीनार को उससे अधिक ऊंचाई के एक कोने से देखने पर परिप्रेक्ष्य के अदृश्य बिंदु कितने होंगे, तो होंगे 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सरेसी का संबंध किस प्रकार के चित्रण से है। सरेसी का संबंध किस प्रकार के चित्रण से है, तो सरेसी जो है, सरेस किस में यूज किया जाता है, भित्ति चित्रण में। किस में यूज किया जाता है, सरेस, ठीक है। तो सरेसी का संबंध किस प्रकार के चित्रण से है, तो भित्ति चित्रण से, ठीक है। सरेस का जो है, सरेस जो है भित्ति चित्रण में उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के वर्णपट के रंगों का सही क्रम क्या होता है। तो सूर्य के वर्णपट के रंगों का सही क्रम क्या होता है, तो विबग्योर होता है। क्या होता है, विबग्योर, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, विबग्योर, बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, ठीक है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, ये 7 रंग होते हैं विबग्योर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन नियम, स्वर्णिम विभाजन नियम किसका है, तो स्वर्णिम विभाजन नियम, तो स्वर्णिम विभाजन नियम किसका नियम है, तो स्वर्णिम विभाजन नियम क्या है, स्वर्णिम विभाजन नियम क्या है, तो अनुपात का नियम है, ठीक है। स्वर्णिम विभाजन नियम किसका है, अनुपात का नियम है, ठीक है, अनुपात मतलब प्रमाण का नियम है। तो स्वर्णिम विभाजन नियम क्या है, अनुपात का नियम है, और किसने प्रस्तुत किया, यूक्लिड ने, ठीक है, यूक्लिड ने। और किसने, कहाँ के वासियों ने इसका सिद्धांत दिया, तो ये थे यूनानियों ने, ठीक है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ से है, तो ये यूनान देश से आया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लयात्मक रेखा होती है, तो लयात्मक रेखा कैसी होती है, वक्र रेखा होती है, ठीक है। देखिए सरल रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्व रेखा, ये सब रेखा नहीं होती है। लयात्मक रेखाएं जो होती हैं वक्राकार होती है, ठीक है, जैसे ये देखिए, तो ये सभी रेखाएं जो हैं लयात्मक रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के विचारक का नाम क्या है, तो हमने बताया ना अभी, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के विचारक जो थे वो थे यूक्लिड ने ही इसको प्रस्तुत किया था, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, और यह अनुपात का नियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है, ठीक है, राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है, तो वो है जयपुर, ठीक है, जयपुर फ्रेस्को के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर फ्रेस्को के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का एक नगर है, ठीक है, जहां से भित्ति चित्रण का जो है भित्ति चित्रण अधिक होता है। तो राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है, तो वो है जयपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है, तो विलोम त्रिभुज मतलब उल्टा त्रिभुज, जैसे ये उल्टा त्रिभुज है। प्रश्न है, विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है, तो यह अस्थिरता व्यक्त करती है, ठीक है, अस्थिरता। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है, तो यह अस्थिरता व्यक्त करती है, क्योंकि ये देखिए जो है कैसे टिकेगी, तो यह अस्थिर है, ठीक है। तो विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है, तो अस्थिरता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ठीक है, वर्ण के गुण होते हैं,
वर्ण के गुण कितने होते हैं, तो वर्ण के कितने गुण हो सकते हैं, तो 3 गुण होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है वर्ण के कितने गुण होते हैं, वर्ण के गुण 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रंगत, मान, सघनता। ठीक है, तो ये 3 गुण होते हैं। वर्ण के कितने गुण होते हैं, तो 3 गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है माइकल एंजेलो कौन था, तो माइकल एंजेलो कौन था, तो माइकल एंजेलो एक चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था। ठीक है, और रंगकर्मी नहीं था। रंगकर्मी मतलब नाटककार। ठीक है, तो माइकल एंजेलो कौन था, तो माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार और चित्रकार दोनों था। ठीक है, तो माइकल एंजेलो कौन था, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है माइकल एंजेलो कौन था, तो आपको लगाना है मूर्तिकार तथा चित्रकार दोनों। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मूर्ति भी बनाई थी और चित्रकारी भी की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिकार तथा चित्रकार दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य के वर्णपट पर सही क्रम कौन सा है, तो सूर्य के वर्णपट पर सही क्रम कौन सा है, तो विबग्योर। ठीक है, आपको हमने पहले बता दिया विबग्योर। ठीक है, विबग्योर बैनी आफ पिनाला, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान में प्रकाश संबंधी शाखा को क्या कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में प्रकाश संबंधी शाखा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए ऑप्टिक्स कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में प्रकाश संबंधित शाखा को क्या कहते हैं, तो ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए बिंदुवाद का जन्मदाता कौन था, तो बिंदुवाद का जन्मदाता कौन था, तो बिंदुवाद में कौन सा कलाकार जो है चित्रांकन करता था, तो वो था शिवरा। ठीक है, शिवरा। बिंदुवाद का जन्मदाता कौन था, बिंदुवाद का जन्मदाता कौन था, तो शिवरा। तो शिवरा ही जो है इसके जन्मदाता हैं बिंदुवाद के। और भारतीय शैली में या भारत में ऐसे कौन से चित्रकार थे जो बिंदुवाद का चित्रण करते थे, वो थे एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे, ध्यान रखिएगा। बिंदुवाद का जन्मदाता कौन था, तो शिवरा था। और जो है अपने भारत में जो है बिंदुवाद में चित्रांकन करने वाले कलाकार कौन से थे, एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष में किन गुफाओं के चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, तो भारतवर्ष में किन गुफाओं के चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, वो है अजंता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अजंता आपको टिक करना है, न कि एलोरा। भारतवर्ष में किन गुफाओं के चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, तो अजंता के। ध्यान रखिएगा, जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा ही आंसर आपको देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतवर्ष में किस चित्रकार ने बिंदु बिंदु लगाकर चित्र बनाए, तो भारतवर्ष में किस चित्रकार ने बिंदु बिंदु लगाकर चित्र बनाए, हमने आपको अभी बताया कि एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे ने ही बिंदुवाद पर जो है चित्र बनाया। भारतवर्ष में किस चित्रकार ने बिंदु बिंदु लगाकर चित्रकारी की, तो वो थे बेंद्रे। ठीक है, तो बिंदु बिंदु आपस में पास पास रख के उन्होंने बिंदुवाद में चित्रण किया, एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगतों को प्रयुक्त किया गया, तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगतों को प्रयुक्त किया गया, आप सभी बताइए। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगतों को प्रयुक्त किया गया या कौन सा रंग प्रयोग अधिक किया गया, तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र में कौन सा रंग अधिक प्रयोग किया गया, तो आप देखिए एक्रेलिन, अंडे का टेम्परा, रासायनिक रंग, तो ये सभी बिल्कुल नहीं किए गए थे। तो मिट्टी के रंग थे तथा कोयला का प्रयोग किया गया। ठीक है, मिट्टी के रंग मतलब जैसे गेरू जैसे रंग होते थे, तो वो मिट्टी के रंग होते हैं। ठीक है, मिट्टी के रंग तथा कोयले का प्रयोग किया गया प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न है जो है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगतों का प्रयुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के रंग तथा कोयला। और आपसे पूछा जाए प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंग को सबसे अधिक प्रयोग किया गया, तो अगर गेरू ऑप्शन है तो गेरू पहले करना है। ठीक है, तो गेरू पहले करना है, अगर ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है डी सही होगा, मिट्टी के रंग यह गेरू जैसे रंग होते हैं, ये मिट्टी के ही रंग होते हैं तथा कोयला से जो है चित्रांकन किया जाता था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है काले तथा सफेद से बने चित्र को क्या कहेंगे, काले तथा सफेद से बने चित्र को क्या कहेंगे, तो काले तथा सफेद से बने चित्र को हम क्या कहेंगे, देखिए काला और सफेद से बने चित्र को हम क्या कहते हैं, एक्रोमैटिक कहते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक किसको कहते हैं, जो एक ही रंग से जो है किया जाता है, तो उसे मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। और जो है एक ही रंग से जो है बनाया जाता है, काले और सफेद से बने जो चित्र होते हैं उसे एक्रोमैटिक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा चित्रकार जो बिंदु बिंदु लगाकर चित्र पूर्ण करता था, तो कौन से कलाकार थे,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा चित्रकार जो बिंदु बिंदु लगाकर चित्र पूर्ण करता है, उसका नाम क्या है? बलवीर कृष्ण। ठीक है, बलवीर कृष्ण। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का युवा चित्रकार जो बिंदु बिंदु लगाकर चित्र पूर्ण करता है, तो वो है बलवीर कृष्ण। तो बलवीर कृष्ण जी जो है वह चित्रांकन करते हैं बिंदु बिंदु लगाकर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए।